नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। प्रयागराज में एक घर के अंदर 3 लोगों का कत्ल होता है। शक घर के छोटे बेटे पर जाता है, लेकिन बाद में छोटे बेटे की भी लाश मिल जाती है। अब पुलिस की उलझन बढ़ जाती है। इसी बीच घर की दीवार और गत्ते पर 2 लाइन लिखी मिलती है। पुलिस की उलझन और बढ़ जाती है। खैर, किसी तरह पुलिस कातिल तक पहुंचती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन जैसे ही कातिल मुंह खोलता है, अब पुलिस के उलझन की कोई इंतहा ही नहीं थी। तो पेश है 4 कत्ल की ये सिर चकरा देने वाली पूरी कहानी। जब नोएडा की आरुषि का कत्ल हुआ था, तब पुलिस समेत हर एक को यही लगा कि घरेलू नौकर हेमराज आरुषि का कत्ल कर भाग गया है, क्योंकि आरुषि के कत्ल के बाद खुद हेमराज गायब था। नोएडा पुलिस की एक टीम हेमराज को पकड़ने के लिए नेपाल तक रवाना कर दी गई थी, पर तभी अगले दिन पुलिस को ख्याल आया कि घर की अच्छे से तलाशी ली जाए, और उसी तलाशी के दौरान आरुषि के कत्ल के एक दिन बाद उसी घर की छत से हेमराज की लाश मिली। यानी जिसे नोएडा पुलिस कातिल मान रही थी, खुद उसका कत्ल हो चुका था। मतलब साफ था कि आरुषि और हेमराज का असली कातिल कोई और था। कौन था, यह खैर आज 18 साल बाद भी किसी को नहीं पता। नोएडा वाले इसी यूपी के प्रयागराज में लगभग आरुषि की यही कहानी दोहराई जाने वाली थी। एक घर से 3 लोगों की लाश मिलती है और उस घर का चौथा मेंबर यानी घर का बेटा गायब। पुलिस समेत लोगों को यही लगा कि बेटे ने ही अपने माँ बाप और बहन का कत्ल किया और भाग गया। पर शायद आरुषि की कहानी प्रयागराज पुलिस के जहन से गई नहीं थी। लिहाजा पुलिस ने उस गलती को दोहराने की बजाय ये तय किया कि पूरे घर और घर वालों की दुकान की अच्छी से तलाशी ली जाए। फैसला काम कर गया। जिस बेटे पर घर के 3 लोगों के कत्ल का शक था, दुकान से उसी बेटे की लाश मिलती है। यानी अब मरने वालों की तादाद 4 हो गई थी, और जिस पर कातिल होने का शक था, खुद उसका कत्ल हो चुका था। असल में 4 कत्ल की ये वो कहानी है जो आपको हर कदम पर चौंकाएगी। इस कहानी में ऐसे ट्विस्ट हैं, क्रिमिनल दिमाग की ऐसी सोच कि क्या कहें। सबसे अजीब तो इस कहानी का क्लाइमैक्स है, जो पूरी कहानी का ही रुख मोड़ देती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बात 2 जून की है। प्रयागराज के इस घर से पड़ोसियों को कुछ बदबू आती है। ये घर 70 साल के वीरेंद्र वैश्य का है। घर के नीचे 18 दुकानें हैं। ये सभी दुकानें वीरेंद्र वैश्य की ही है। घर में वीरेंद्र वैश्य के अलावा उनकी पत्नी 65 साल की अनीता और 45 साल की बेटी मीनाक्षी रहती थी। इन तीनों के अलावा वीरेंद्र का 40 साल का बेटा अभिषेक भी इसी घर में रहता था। घर से आती बदबू की शिकायत मिलने पर जब पुलिस घर के अंदर गई, तो अंदर का मंजर बेहद डरावना था। सीढ़ी पर मीनाक्षी की लाश पड़ी थी, जबकि कमरे में वीरेंद्र और उनकी पत्नी अनीता की। सभी के सर पर किसी वजनी चीज से हमला किया गया था, लेकिन अभिषेक घर पर नहीं था। कुछ वक्त पहले ही वीरेंद्र ने अपने बेटे अभिषेक को अपनी संपत्ति से बेदखल कर दिया था। पड़ोसियों और रिश्तेदारों से ये पता चलते ही पुलिस को लगा कि केस आसान है। अभिषेक ने ही तीनों का कत्ल किया और भाग गया। लेकिन तभी घर के अंदर से पुलिस को 2 ऐसी चीजें मिली, जिसके बाद पुलिस को लगा कि वो खामखा अभिषेक पर शक कर रही है। असल में एक जगह दीवार पर लिखा था बेटा बहू, और उसी घर में एक गत्ते पर लिखा मिला बंटी बबली और बहू ने मारा। पुलिस का दिमाग चकरा गया। कहानी में अचानक बंटी और बबली की अब एंट्री हो चुकी थी। असल में बंटी कोई और नहीं, वीरेंद्र का बड़ा बेटा अश्वनी वैश्य है, और अश्वनी की पत्नी ऋतु वैश्य। इन दोनों का नाम बंटी बबली इसलिए पड़ा क्योंकि दोनों ही एक नंबर के ठग हैं। फ्रॉड के कई केस इनके सर पर है। यहाँ तक कि पुलिस ने इन पर 25-25 हजार रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था। अश्वनी इस वक्त जेल में है, जबकि उसकी पत्नी यानी बबली जेल से बाहर। वीरेंद्र वैश्य ने दोनों की इसी करतूत के चलते अपने दूसरे बेटे को भी बेदखल कर रखा है। अब पुलिस कंफ्यूज थी कि तीनों कत्ल अगर बंटी बबली ने किए हैं, तो अभिषेक कहाँ गायब है। आरुषि केस वाली गलती न दोहराई जाए, इसलिए अब पुलिस ने वीरेंद्र और अभिषेक की दुकानों की तलाशी लेने की सोची। अभिषेक की दुकान बंद थी। ताला खोलकर पुलिस अंदर गई। अंदर जाते ही पुलिस एक बार फिर हैरान। जिस अभिषेक को शुरुआत में पुलिस ने कातिल माना, वो खुद अंदर मुर्दा पड़ा था।
ये पहले संदेह हम लोगों को जब 3 बॉडी मिली थी तो हमें संदेह हुआ था कि अभिषेक ने इनका मर्डर किया होगा, जैसा सभी लोगों ने बताया, और हम लोग उसी दिशा में काम कर रहे थे। लेकिन उसी समय हम लोगों को ये लगा कि पूरा घर सर्च करना चाहिए, क्योंकि अभिषेक की दुकान का ताला लगा हुआ था जो इसने लगाया था। तो फिर हमने दुकान को भी सर्च करने का ठानी, और उसके जस्ट बाद दुकान को जब सर्च किया तो अभिषेक की भी बॉडी वहां मिली। तो हमारे लिए और स्थिति वैसी हो गई कि भाई अभिषेक को जिस पे हम लोग शक कर रहे थे उसकी भी बॉडी मिली है। इस तरह अब लाशों की गिनती 4 तक जा पहुंची। अभिषेक की लाश मिलने के बाद जब पुलिस को पता चला कि वीरेंद्र का दूसरा बेटा यानी अश्वनी उर्फ बंटी पहले से ही जेल के अंदर है, तो फिर वो कत्ल कैसे कर सकता है। लिहाजा पुलिस ने अब नए एंगल के साथ अपनी जांच शुरू की। पुलिस ने सबसे पहले आसपास के तमाम सीसीटीवी कैमरों को तसल्ली से खंगालने का फैसला किया। आनन फानन में 20 टीमें बनाई गई। अभिषेक समेत घर वालों के कॉल डिटेल निकाले गए। इन्हीं सारी कवायद के दौरान 2 चीजें हुई। पहली, एक सीसीटीवी कैमरे में 1 जून की सुबह 5 बजे एक शख्स वीरेंद्र के घर से बाहर निकलते दिखा। जब उसकी शिनाख्त कराई गई तो पता चला उसका नाम सनी गुप्ता है। सनी की अभिषेक की दुकान के पास ही समोसे और कचौरी की दुकान है। इसके बाद जब अभिषेक के मोबाइल के कॉल डिटेल निकाले गए तो पता चला कि 31 मई की शाम तक अभिषेक और सनी ने कई बार फोन पर बातचीत की थी। पुलिस की एक टीम सनी के घर पहुंचती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। उसके बाद हम लोगों ने पूरा सीसीटीवी सर्विलांस के माध्यम से 20 टीमें बनाई और सीसीटीवी सर्विलांस से सीसीटीवी देखा। उस सीसीटीवी में और इसके मोबाइल कॉल डिटेल में यह पाया कि अभिषेक जो है वो इससे बात करता है सनी से और उसको बुलवाता है। उसके बाद इसका सुबह 5 बजे इसका सीसीटीवी मिलता है मॉर्निंग वाला। उसके बाद में इसको अरेस्ट करने के बाद पूछताछ की जाती है। इसने अपनी घटना स्वीकार करी है पूरी। गिरफ्तारी के बाद अब जैसे ही सनी मुंह खोलता है पूरी कहानी ही पलट जाती है। कहानी का पूरा क्लाइमेक्स ही बदल जाता है। असल में वो वीरेंद्र का बेटा अभिषेक ही था जिसने सनी के साथ मिलकर अपने माँ बाप और बहन का कत्ल किया था। तो फिर अभिषेक का कत्ल किसने किया? तो चलिए अब सिलसिलेवार हर साजिश से पर्दा उठाते हैं। असल में जब अभिषेक को उसके पिता ने बेदखल किया तभी से वो नाराज था, कर्ज में भी डूबा था। इसी के बाद उसने सनी के साथ मिलकर अपने माँ बाप और बहन के कत्ल की साजिश रची। अभिषेक ने तय किया कि 31 मई की शाम वो इस कत्ल को अंजाम देगा। 31 मई की दोपहर से ही अभिषेक और सनी पहले बियर पीते हैं, कचौरी खाते हैं और फिर घर में दाखिल होते हैं। 31 तारीख को संडे के दिन 5 बजे अभिषेक ने इसको बुलाया है अभियुक्त को। अभिषेक जो मृतक का बेटा है और बाद में वो भी मर गया। अभिषेक ने सनी गुप्ता को बुलाया बियर और कचौरी लेकर के वहां पहुंचा है और शटर बंद किया है। जैसा आपने घटना स्थल देखा, बाहर वाला शटर या चैनल बंद कर दिया, ताला लगा दिया और अभिषेक की दुकान पे जाके दोनों बैठ गए। वहीं 3 से 5 बजे तक इन्होंने बियर पी है और कचौरी आदि खाई है। उसके बाद इन्होंने प्लानिंग करी है, क्योंकि इसका फादर, अभिषेक का फादर जो है, जो वीरेंद्र वैश्य है, और उसकी पत्नी, दोनों ने अभिषेक को बेदखल कर दिया था। अभिषेक कर्जे में डूबा हुआ था और अभिषेक क्रिमिनल माइंड का आदमी था, तो उसको संपत्ति से बेदखल करने की वजह से और उसके पैसे की तंगी होने की वजह से, क्योंकि फादर उसको पैसे नहीं देता था, तो उसकी पर डे लड़ाई चलती थी। जहां वहां के लोग, आसपास के लोग भी बताया, जिनकी दुकान है उन्होंने भी बताया। उस घटना को लेकर के अभिषेक परेशान रहता था। अभिषेक और सनी गुप्ता ने मिलकर के प्लान बनाया कि हम इसको, फादर मदर को मार देते हैं और बहन को भी मार देते हैं। उसके बाद जो सामान है, सोना आदि है, उसके बाद जो मुझे जानकारी है, जैसी उसको अभिषेक को जानकारी थी, उसको हम लोग आपस में आधा आधा बांट लेंगे। घर में घुसते ही सबसे पहले अभिषेक को अपनी बहन मीनाक्षी सीढ़ियों पर नजर आई। इससे पहले कि मीनाक्षी कुछ समझ पाती, अभिषेक और सनी ने अपने साथ लाए लोहे के रॉड और बियर की बोतल से उस पर हमला कर दिया। इस प्लान के तहत जैसे ही 5 बजते हैं तो जीने से जो मृतक लड़की है वो नीचे आती है, हमेशा अपनी दुकान खोलने के लिए। जैसे ही वो नीचे आई है, जीने के नीचे आई है, वैसे ही दोनों लोग गए हैं। अच्छा, इससे बियर की बोतल और उसके साथ उसने रॉड भी मंगाई थी। रॉड हमने बरामद करी है, जिस रॉड से उन्होंने घटना कारित करी। और उसके बाद में ये ऊपर जीने से जैसे ही चढ़ते हैं, जीने पर जैसे ही लड़की आती है, मीनाक्षी मृतक जो है, उसको ये लोग, दोनों लोग मार देते हैं। मारने के बाद उसको घर के ऊपर ले जाते हैं और वहां पर सीढ़ियों पर उसकी बॉडी को छोड़ देते हैं। इसके बाद दोनों उस कमरे में गए जहां वीरेंद्र और उनकी पत्नी मौजूद थी। दोनों ने उन दोनों के सिर पर भी लोहे के रॉड से हमला किया और दोनों को मार डाला। 3 कत्ल करने के बाद दोनों घर में रखे करीब 1 किलो जेवरात, जिनकी कीमत
1.5 करोड़ से ज्यादा है। एक बैग में भरते हैं, फिर लोहे का रॉड, बियर की बोतल, मोबाइल फोन, लैपटॉप, हथौड़ा, सब कुछ उसी घर में पानी की टंकी में डाल देते हैं। जेवरात लगभग 1 किलो के जेवरात है, जेवरात पूरे लेते हैं लोग। बाकी फाइल्स, मोबाइल, लैपटॉप और जो भी सामान है पूरा का पूरा वो ऊपर सिंटेक्स की पानी की टंकी होती है उसमें डाल देते हैं, हथौड़ा आदि भी उसमें डाल देते हैं। अब लूट के सामान के साथ दोनों नीचे आते हैं। अभिषेक और सनी अब अभिषेक की दुकान में बैठे थे। अब बारी लूटे गए जेवरात का हिस्सा करना था। अभिषेक ने सनी को लूटे गए जेवर में से सिर्फ 5 कंगन दिए। सनी को यह बुरा लगा। फिर उसे अचानक ख्याल आया कि जो शख्स अपने माँ बाप का नहीं हुआ वो उसका क्या होगा। सनी को यह भी ख्याल आया कि अगर वो अभिषेक को ही मार दे तो सारे जेवर उसके हो जाएंगे। बस इसी के बाद अभिषेक की दुकान में ही सनी ने अब अभिषेक को भी मार डाला। अभिषेक और ये दोनों नीचे आते हैं वापस अभिषेक की दुकान पे और अभिषेक की दुकान के अंदर बैठ करके बंटवारे के लिए बात करना शुरू करते हैं। तो अभिषेक इसको कहता है कि 5 कंगन तुम ले जाओ और यहाँ से जाओ, बाकी बाद में दूंगा। ये कहकर के इनके बीच बंटवारे को लेकर के वाद शुरू हो जाता है। वहां यह क्योंकि इसको ये लगता है कि जो माँ बाप का नहीं हुआ वो मेरा क्या साथ निभाएगा, मुझे क्या बाद में देगा, मुझे भगा देगा। तो इसने उसी रॉड से उसको मारना शुरू किया। 15-20 मिनट में इसको मार देता है। वहां जब ये मर जाता है तो उसके बाद ये सरफ और जो वहां पर पड़े रहते हैं टॉयलेट के जो क्लीनर्स है जिसका वो बिजनेस करता था अभिषेक, उसकी दुकान से लेकर के उसके ऊपर बॉडी पे डाल देते हैं। ऊपर बॉडी पे जो ऊपर भी बॉडी है उन पे भी डाल देते हैं। अभिषेक का कत्ल करने के बाद सनी उसी दुकान में बैठा रहा। उसने खून साफ किया, लाश पर तेजाब जैसी चीज डाली, फिर वापस वीरेंद्र के घर गया। पूरी रात वहीं रहा। चूंकि कपड़े खून से सने थे लिहाजा उसी घर में नहाया। फिर वीरेंद्र के ही कपड़े निकाल कर पहने, वीरेंद्र के जूते भी पहने। इसके बाद सुबह होने से पहले घर से निकल गया। पर कुछ सोचकर वो फिर वापस घर आया। 5 से 6 बजे के बीच 31 तारीख को घटना हो जाती है। 5 से 6 बजे के बाद ये पूरे टाइम दिन भर वहीं रहता है, पूरी रात वहीं रहता है और रात भर जो ब्लड निकला होता है उसकी सफाई करता है। और ऊपर जब वो घटना कर रहे होते हैं अभिषेक और ये, तो अभिषेक की जो बनियान होती है वो पूरी ब्लड से छन जाती है। वो बनियान हमने बरामद भी करी है। बनियान भी सिंटेक्स की टंकी से बरामद करी है हमने। और इसके कपड़े भी अभिषेक के दुकान से बरामद किए हैं, इसका पैंट और शर्ट। फिर ये ऊपर जाता है, वहां पर पूरी साफ सफाई करता है, खुद नहाता है पूरा। और वीरेंद्र मृतक के ही कपड़े और जूते पहन करके नीचे आता है सुबह 5 बजे। 5 बजे जब बाहर निकलता है, इससे चैनल को खोल करके बाहर निकलता है, उस समय ये देखता है कि मैंने जो है जूते वीरेंद्र के पहन के आ गया। तो ये वापस जाता है, तत्काल वापस जा करके और वीरेंद्र के जूते जो है वो खोलता है और अपने चप्पल पहनता है। और जो सामान लूटा हुआ सामान जो है वो पीछे बारजे पे रख देता है अपनी दुकान पे। इसकी दुकान भी उसी कॉम्प्लेक्स में उसी बारजे पे रख देता है। वो सनी ही था जिसने बताया कि कत्ल के बाद घर की दीवार और गत्ते पर बंटी, बबली और बहू की कहानी क्यों लिखी गई थी। असल में अभिषेक को पता था कि उसका बड़ा भाई घोषित क्रिमिनल है, लिहाजा कत्ल का सारा शक उसी पर जाएगा और वो अपने पिता की सारी मिल्कियत का इकलौता वारिस बन जाएगा। तो अभिषेक अपने माँ बाप को जब मार रहा था तब उनको यह हुआ कि भाई पुलिस हमें पकड़ ना ले, इसलिए पुलिस की दिशा को या जांच की दिशा को घुमाने के लिए उसने दीवार पर भी बहू और बेटा शब्द लिख दिया। साथ ही एक तख्त पर, एक कार्डबोर्ड पर उसने बंटी, बबली और बहू ने मारा, इस तरह के शब्द लिख दिए ताकि पुलिस उस अभिषेक पे शक ना करे। क्योंकि बंटी और बबली जो इसके बेटे हैं, दूसरे बेटे हैं अश्विनी वैश्य, मृतक वीरेंद्र वैश्य के दूसरे बेटे अश्विनी वैश्य और उसकी बेबहू दोनों क्रिमिनल है और पहले कई बार जेल जा चुके हैं साइबर फ्रॉड्स में और पब्लिक के साथ फ्रॉड में। 25-25 हज़ार का इनाम रहा है। वर्तमान में अश्विनी जो है वो कौशाम्बी जेल में बंद है और उसकी बीवी है वो बाहर है, उसकी गैंग भी है। हालांकि उस पर भी हमने काम किया, लेकिन अल्टीमेटली हम लोगों की सही दिशा में काम करते हुए हम लोगों ने इनको सही को पकड़ा। और अभिषेक ये चाहता था कि बंटी और बबली पे जो इसका दूसरा बेटा और बहू है उस पर पुलिस का शक जाएगा क्योंकि वो क्रिमिनल है और पुलिस शायद उन्हीं को अरेस्ट करेगी। और इस वजह से चूंकि अकेला वारिस था, ये बाकी भाई जेल में है, अकेला वारिस था, तो पूरी प्रॉपर्टी और दुकानों पे इसका लालच था और अपने बाप इससे चूंकि इसको भी संपत्ति से बेदखल कर दिया था। पहले बेटे को बेदखल किया था, अब इसको भी बेदखल कर दिया था और इसके पास पैसे की तंगी थी। इसी को लेकर के इसने हत्याकांड को अंजाम दिया है और मानवीय रिश्तों को शर्मसार किया। इस पूरे मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है।
जिस दोस्त की मदद से अभिषेक ने कृत्य किया, बड़े बेटे ने कृत्य किया, उसकी दुकान आपको हम दिखा दें। गुप्ता जी समोसे वाले, यानी कि समोसे वाला, उसकी दुकान भी इसी कॉम्प्लेक्स का एक हिस्सा थी। 2-3 दिन पहले जो व्यक्ति यहाँ समोसे तल रहा था, उसकी मदद से पूरे परिवार को घर के ही बड़े बेटे ने खत्म कर दिया है। बड़ी बात यह है, पुलिस को भटकाने के लिए तख्ती पर बंटी बबली बहू ने किया लिखकर पूरी कोशिश की गई, जिससे आरोप छोटे बेटे और उसकी प्रेमिका पर लग जाए, लेकिन पुलिस ने इस केस को सॉल्व किया। जब इस 4 कत्ल के खुलासे के लिए प्रयागराज पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो सनी लगातार पीछे खड़ा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद जब उसे ले जाया जा रहा था, तब सनी ने कहा कि असल में 3 कत्ल करने के लिए अभिषेक ने ही उसे उकसाया था और अभिषेक का कत्ल उसने इसलिए किया क्योंकि उसने उसका हिस्सा नहीं था। सर हमारा कोई क्राइम नहीं था। उसने उसकाया हमको, उसने हमको बुलाया, उसने अपने साथ मिलके अपने माँ बाप को सबको कत्ल किया अच्छी तरह से। सब सोना चांदी नीचे लेकर आया, हमको सब बोला इतना दे, फिर नहीं दिया। कब बनाई थी प्लान, कब बनाया था? माँ बाप और बहन का कातिल भी बन गया, खुद भी मारा गया। न दौलत मिली न जायदाद, और क्या पता अब सब कुछ उसी बंटी बबली के हिस्से आ जाए, जिसका नाम दीवार और गत्ते पर लिखकर अभिषेक ने पुलिस को उलझाने की कोशिश की थी। वो एक लाइन है ना, न खुदा ही मिला न विसाले सनम, यह अभिषेक पर पूरी तरह फिट बैठ रही है। पंकज श्रीवास्तव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, प्रयागराज आज तक। दिल्ली के एक 4 मंजिला होटल में बुधवार सुबह आग लग गई। इस आग में झुलसकर 21 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 6 विदेशी थे। सब यही कहेंगे कि इस होटल में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी, लेकिन यह झूठ है, क्योंकि असल में यह आग सिस्टम के एक खेल की वजह से लगी। आग बेशक इस होटल में लगी हो, लेकिन इसकी आंच से न दिल्ली सरकार खुद को बचा सकती है, न एमसीडी और न ही फायर ब्रिगेड। असल में इन सब की कुंभकर्णी नींद और दीमक की तरह चाट चुकी इनकी लालची आदतों ने उन 21 लोगों की जान ले ली, जो बस सुबह सुबह नींद से जागे थे। आग कैसे लगी, क्यों लगी, ये होटल कब बना, कैसे बना, होटल बनाते वक्त किन किन नियमों का पालन हुआ, नहीं हुआ, होटल का मालिक कौन, इन सारे सवालों पर सब चीखें। गुनहगार पकड़ भी लिए जाएंगे, होटल सील भी कर दिया जाएगा, बहुत हुआ तो बुलडोजर से गिरा भी दिया जाएगा। पर क्या इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा? फिर कोई आग नहीं लगेगी, फिर कोई जान नहीं जाएगी? अगर सच में ऐसा होता तो 97 के उफार में जो आग लगी थी और उस आग की तपिश में दिल्ली समेत पूरा देश जब तप गया था, उसके बाद तो दिल्ली में फिर ऐसा हादसा होना ही नहीं चाहिए था। पर जब तक लालच का दीमक लालची अफसरों और कर्मचारियों को चाटता रहेगा, या बुझने वाली नहीं। 4 मंजिला ये बिल्डिंग तो इस वक्त इसलिए सबकी नजरों में खटक रही है क्योंकि इसने एक साथ 21 लोगों को मार डाला। बस इसीलिए अब इस बिल्डिंग की कुंडली निकाली जा रही है। सरकारी दस्तावेज निकाल कर बताया जा रहा है कि हमने तो इसे सिर्फ 6 कमरे बनाने की इजाजत दी थी, पर इसने तो 25 कमरे बना लिए। हमने तो 2 मंजिल बनाने के लिए कहा था, इसने तो 4 मंजिल बना डाला। उधर फायर ब्रिगेड कह रही है कि इन्होंने तो हमसे एनओसी ही नहीं लिया, यानी सारी गलती बस इसे एक बिल्डिंग और बिल्डिंग के मालिक की है। सरकारी डिपार्टमेंट और उनके अफसर सब मासूम हैं। ऐसा लगता है जैसे ये बिल्डिंग या होटल चंबल के बीहड़ में बनी थी, जहां कभी किसी सरकारी बाबू ने जाकर इसे देखा ही नहीं। इसीलिए पता ही नहीं चला कि कब 6 कमरा 25 कमरे में बदल गया। 2 मंजिल जादू से 4 मंजिल हो गई। सारी गलती सब इसी बिल्डिंग वाले की है, पर असल में सच कुछ और है। दिल्ली में बिल्डिंग बनाने के कुछ नियम कायदे हैं जिन्हें अलग अलग एजेंसियां देखती हैं, मसलन एमसीडी, एनडीएमसी, फायर ब्रिगेड और दिल्ली सरकार। अब जरा इन तमाम एजेंसियों के कारनामे देखिए।
दिल्ली में लगभग 3800 से 4000 छोटे बड़े होटल, लॉज, क्लब और नाइट क्लब हैं। पर आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इनमें से सिर्फ 52 होटल और 38 क्लब या नाइट क्लब के पास ही फायर डिपार्टमेंट का एनओसी है। यानी कुल 2 से 3% होटल या लॉज को फायर सेफ्टी का सर्टिफिकेट मिला हुआ है। बाकी के 97-98% होटल या लॉज लालच और रिश्वत के सर्टिफिकेट पर चल रहे हैं। इमारतों में लालच का दीमक कैसे घुसता है, चलिए इसका पूरा खेल भी आपको समझाता हूँ। नियम कहता है कि दिल्ली की हर वो इमारत जिसकी ऊंचाई 12 मीटर से ज्यादा हो, उसे फायर डिपार्टमेंट से एनओसी लेनी पड़ेगी। यानी अगर उस इमारत की ऊंचाई 12 मीटर से कम है तो एनओसी की जरूरत नहीं, और बस इसी ऊंचाई और नीचाई से खेल शुरू होता है। दिल्ली में जितने भी होटल या गेस्ट हाउस या लॉज हैं, उन्हें पता है कि फायर सेफ्टी नॉर्म को पूरा नहीं कर सकते, लिहाजा वो इमारत इस तरह बनाते हैं कि ऊंचाई 12 मीटर से कम। ऐसे में जाहिर है उन्हें कोई एनओसी चाहिए ही नहीं। यही शुरुआती नक्शा वो एमसीडी और बाकी एजेंसियों के सामने रखते हैं। उस नक्शे में बाकायदा एंट्री, एग्जिट, सीढ़ियां, दरवाजे, खिड़की सभी अच्छे दिखाए जाते हैं, पर सिर्फ कागजों पर, क्योंकि बाकी का काम नोटों वाले कागज से पूरा हो जाता है। एक बार नक्शा पास हुआ, फिर क्या, वही 10-11 मीटर वाली बिल्डिंग 12 मीटर कब पार कर जाती है कोई देखने ही नहीं आता। सबूत आपके सामने है, आग और धुआं उगलती ये बिल्डिंग। 6 कमरे बनने थे, 25 कमरे बन गए, 4 मंजिल खड़ी हो गई, ऊंचाई 12 फीट पार कर गई। पर क्या मजा जो किसी को नजर आ जाता। एनओसी लेने के दौरान हमेशा एक खेल और होता है। तब बाकायदा आग बुझाने वाली मशीनें, वाटर पंप सब लगा दिया जाता है। इंस्पेक्शन के लिए आई टीम को सब दिखाया भी जाता है। फिर उनके जाते ही सारी चीजें गायब हो जाती हैं, क्योंकि ये सब किराए पर लाकर रखा जाता है। कई बार तो बिल्डिंग का पूरा ब्लूप्रिंट ही झूठा होता है। सरकारी एजेंसियों को दिखाया कुछ जाता है, बनाया कुछ। सबसे ज्यादा हेरफेर तो एनओसी मिलने के बाद तब होता है जब उसी बिल्डिंग को मनमर्जी से जितना बढ़ाना हो बढ़ा लिया जाए। पैसे के अलावा इन सारे गलत कामों में खासतौर पर दिल्ली में राजनीतिक रसूख भी बड़ा काम आती है। अब आपको एक दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। ये दिल्ली फायर सर्विस का हेडक्वार्टर है। इस फायर हेडक्वार्टर के तहत पूरी दिल्ली में करीब 2.5 करोड़ की आबादी के लिए कुल 71 फायर स्टेशन आते हैं, जिनमें 323 आग बुझाने वाली गाड़ियां हैं। कुल 2500 फायर फाइटर्स हैं। मैन पावर की इतनी कमी है कि एक फायर फाइटर्स को लगातार 24 घंटे तक ड्यूटी करनी पड़ती है। खुद फायर सर्विस के मुताबिक दिल्ली की आबादी को देखते हुए दिल्ली में कम से कम 12,000 फायर फाइटर्स की जरूरत है, साथ ही 50 नए फायर स्टेशन। एक आंकड़े के मुताबिक दिल्ली में हर साल आग लगने की 36,000 से ज्यादा घटनाएं होती हैं। सिर्फ पिछले 5 सालों में इसी आग की वजह से 1100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। खास तौर पर मई जून का ये वो महीना है जब सबसे ज्यादा आग लगने की घटनाएं होती हैं। आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।